नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो कि आज दिन भर सुबह से लेकर अब तक की बात की जाए या आने वाले समय की बात की जाए लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं, और साथ ही आपको बताएंगे किस तरीके से भारत नशा मुक्ति की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ड्रग्स के जो बड़े बड़े रैकेट हैं, ड्रग तस्कर हैं, कैसे उन पर नकेल कसी जा रही है। इसके साथ ही बात करेंगे झारखंड के छात्र आंदोलन की, जिसका आज 21वां दिन हो चुका है। 21वें दिन क्या कुछ खास आज वहां से निकलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा बताएंगे आपको स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह की तैयारी लगातार देश भर में देखने को मिल रही हैं, और भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शिकंजी में ड्रग माफिया, यूएई से भारत लाया गया वीरेंद्र बसोया। अमित शाह ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। झारखंड के छात्र झुकने को तैयार नहीं, आंदोलन 21वें दिन भी जारी। कल स्वतंत्रता दिवस पर निकालेंगे तिरंगा यात्रा। चमोली टनल हादसे के पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पीपलकोटी में रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। हादसे में 7 लोगों की मौत। देश भर में मनाया जा रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पीएम मोदी ने लोगों के साहस को किया याद। देश में भाईचारा और एकता बनाए रखने पर दिया जोर। और देश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग। देशभक्ति के नारों से गूंजा पूरा देश। और आइए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से ड्रग माफियाओं पर प्रहार यहां सरकार का नजर आता है। दरअसल आपको बता दें, विदेशों में छिपे हुए ड्रग तस्करों के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। एनसीबी ने मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की यूएई से वापसी सुनिश्चित की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पता लगा रही है और सख्त रवैया अपनाते हुए उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर रही है। नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। एनसीबी ने ड्रग तस्करी के सरगना और भगोड़े वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से वापस लाने में सफलता हासिल की है। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप की रणनीति अपनाते हुए हमारी एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ड्रग तस्कर चाहे कहीं भी छिपें, वे भारतीय कानून की लंबी पहुंच से बच नहीं सकते। तो यहां पर आप बता दें, गृह मंत्री ने इस बात की जानकारी दी और किस तरीके से ड्रग माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की हम बात करते हैं। और खासतौर से वीरेंद्र सिंह बसोया जिसको लाया गया है, ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया यूएई से जिसको दिल्ली लाया जा चुका है। आपको बता दें, बसोया पर करीब 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की मामले का आरोप है। दिल्ली, गुजरात और पंजाब से ड्रग्स बरामद की गई थी, और यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चलाया था। इससे पहले ही बसोया दुबई भाग गया था। इसके बाद एनसीबी में भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अमित शाह ने ड्रग कंट्रोल पर सरकार का विजन डॉक्यूमेंट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट जारी की थी। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के मकसद से 3 साल का एक नेशनल प्लान भी जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नारकोटिक्स के पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ इतनी सख्ती से कार्रवाई करेगी कि वह दशकों तक उबर नहीं पाएगा। वीरेंद्र सिंह बसोया एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो लंबे समय से कानून की गिरफ्त से दूर था। उसकी वापसी को भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ड्रग तस्कर जो हैं, ड्रग माफिया, वो कानून की पहुंच से दूर नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि जो कानून है उससे वो बच नहीं पाएंगे। कहीं भी छिपने की कोशिश करें, लेकिन कानून के हाथ हम सभी जानते हैं किस तरीके से लंबे हैं, और उनको ढूंढ कर निकालेंगे। लगातार भारत भी उनको
अब जा चुका है खासतौर से, और ऐसे कई मामले हमारे सामने हैं। फिलहाल इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर देखा जाए एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर, और खासतौर से गृहमंत्री ने जो एक विजन पहले बताया था, एक जो मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार हुआ था, इस तरह की जो मास्टरमाइंड हैं जो ड्रग सिंडिकेट को लगातार चला रहे हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, कैसे ना सिर्फ उनका खात्मा किया जाए बल्कि जो आरोपी हैं, जो भगोड़े हैं, उनको वापस लाया जाए। देखिए, इसके लिए एक प्लान बनाया था 2026 से लेकर 2029 के बीच में, यानी कि 3 साल के अंदर गृह मंत्रालय का यह कहना था कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जो भी ड्रग्स कार्टेल है और जो भी कड़ियां हैं उनको एक एक करके ध्वस्त किया जाएगा। जी। और इसमें पहले देखा जाता था कि जो ड्रग्स सप्लायर होते थे, खासतौर से छोटे मोटे, उन्हीं को पुलिस पकड़ लेती थी और जो बड़े खिलाड़ी थे वो बच जाते थे। लेकिन टॉप टू बॉटम की जो सोच थी गृह मंत्रालय की और गृह मंत्री की, उनका यह कहना था कि जो भी इस नेक्सस में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देखें कि वीरेंद्र सिंह वसैया एक बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल का, और दिल्ली के अंदर कई हजार करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी उसमें इसका नाम आया था। तो अब ये भारत आया है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर इनके कौन कौन से लोग हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कहां कहां ये कार्टेल काम करता है, कौन कौन सफेद चेहरे हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ भारत का ही मामला नहीं है, भारत से बाहर भी बड़ी संख्या में जो ड्रग्स है वो भेजा जाता है। तो इनका जो कुरियर का जो रूट है वो कहां कहां था, तो इन तमाम चीजों पर जो लगाम है वो लगेगी। क्योंकि पिछले कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अंदर महिपालपुर में छापा मारा था, जहां 12,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की थी। और पुणे में सबसे पहले 2023 और 24 में पुणे में इसका वीरेंद्र सिंह वसैया का नाम सबसे पहले आया था, जब म्याऊं म्याऊं ड्रग्स पकड़ी गई थी 3,000 करोड़ की। उसके बाद से ये फरार था, लेकिन अब इसको लाया गया है। तो हमारी जो खासतौर से एनसीबी है उसकी एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है इसकी वापसी से। जी बिल्कुल नीरज, और इसके साथ साथ क्योंकि लगातार जो इस तरह की जो कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं, और एक क्या हम मान सकते हैं एक अहम शुरुआत जो है वो यहाँ पर हम देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा है कि पूरा जो इकोसिस्टम है इसको खत्म किया जाएगा, इस पर लगातार प्रहार किया जाएगा, और उसी का परिणाम, उसी की बानगी हम कह सकते हैं, वसोया को वापस लाना उसी की एक बानगी है। देखिए, बिल्कुल बानगी है। इससे पहले आप देखें कि मलेशिया से भी एक ऐसे ही ड्रग्स कार्टेल से जुड़े व्यक्ति को भारत लाया गया। उससे पहले तुर्की में एक व्यक्ति छुपा हुआ था, उसको भी भारत लाया गया। और अब बीरेन सिंह वसैया की वापसी या उसको भारत जिस तरीके से लाया गया है, तो ये बताता है कि ड्रग्स को लेकर मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह की हैं। रूथलेस नीतियां हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो लक्ष्य है वो गृह मंत्रालय ने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट किया है कि नशा मुक्त जो भारत है वो एक हमारी सोच है, और उस सोच को धरातल पर उतारने के लिए गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 में करीब करीब 16,000 करोड़ की जो ड्रग्स है वो एनसीबी ने जब्त की थी, और एक साल बाद 2024 के अंदर वो ड्रग्स 25,000 करोड़ की, यानी 55% जो इजाफा है वो हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस ड्रग कार्टेल पर लगाम लगाई जा रही है, किस तरीके से इनको पकड़ा जा रहा है। और इसकी वापसी, बीरेंद्र सिंह की वापसी ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर इसका जो रूट है, इसके जो नेटवर्क है, क्योंकि भारत से बाहर भी आप देखें मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, यहां तक इसकी ड्रग्स की जो सप्लाई है वो होती थी। तो उस पर भी अब लगाम लगेगी, और वो भी जो तमाम चेहरे इस खेल में लगे हुए थे वो सामने आएंगे। जी बिल्कुल नीरज, और क्योंकि जिस तरीके से जब वसोया की वापसी की हम बात कर रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि एक पूरा सिंडिकेट है, पूरा इकोसिस्टम जो लगातार चलता होगा, जो नेटवर्क था, तो कहीं ना कहीं अब उस नेटवर्क को और खंगालने की कोशिश यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। जो जड़ें हैं उन तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी, जिससे पूरी तरीके से इस तरह का जो नेटवर्क है, ड्रग तस्कर जो हैं, ड्रग माफिया जो हैं, उन पर ठोस कार्रवाई की जाए, और भारत से हम कह सकते हैं एक तरीके से ड्रग मुक्त जो है उसको हम बना सकें। देखिए, बिल्कुल लक्ष्य वही है, ड्रग मुक्त भारत का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। और आप देखें कि 2047 तक जब विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं तो ड्रग मुक्त भारत वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा पाथ है जिसको प्राप्त करना है। और युवा पीढ़ी हमारी भविष्य है, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर आने वाले समय में भारत की बागडोर होगी। और जब ये पीढ़ी ड्रग्स मुक्त होगी तो निश्चित तौर पर देश के विकास में इसका योगदान है वो बेहतर होगा।
और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है इस कार्टेल के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, तो उसको देखकर लगता है कि जल्दी ही भारत ड्रग्स मुक्त होगा। और कम से कम अगर ड्रग्स मुक्त नहीं हुआ तो इस खेल में लगे हुए तमाम खिलाड़ी सलाखों के पीछे जाएंगे। आप देखें कि तमाम एजेंसियों को साथ में लेकर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। तमाम राज्यों की पुलिस के साथ गृह मंत्रालय लगातार मीटिंग करता है। इसके साथ साथ ही जो हमारे भारत की जो सीमाएं दूसरे देशों से लगी हुई है, वहां पर सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से काम करें, हमारी नौसेना किस तरीके से काम करे, क्योंकि हमको पता है कि बड़ी संख्या में जो ड्रग्स है वो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचता है। बड़ी संख्या में जो ड्रग्स है वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है भारत से लगे हुए, वहां से ये ड्रग्स भारत पहुंचता है। ड्रोन के माध्यम से इसको पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये तमाम एजेंसियां एक साथ मिलकर, चाहे नौसेना हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ के लोग हों, अलग अलग स्टेट की पुलिस हो, कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जा रहा है। यही कारण है कि 2029 तक इस ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात गृह मंत्रालय कर रहा है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से 2029 तक कैसे पूरा जो सिस्टम है इसको खत्म किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बारिश में लगातार आप भीग रहे हैं लेकिन अपने दर्शकों को आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई किस तरीके से लगातार भारत की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई जो है देखने को मिलती है ड्रग माफिया तस्करों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं झारखंड की भी, जहां पर रांची में छात्र आंदोलन का आज 21वां दिन है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित परीक्षा गड़बड़ियों की जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना और मामले की सीबीआई जांच कराना शामिल है। आंदोलनकारी छात्र भारी बारिश के बावजूद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। धरनास्थल पर आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच देशभक्ति का जोश भी देखने को मिल रहा है। आज सरकार और छात्र संगठनों के बीच वार्ता होने की भी खबरें सामने अभी तक आ रही हैं। लेकिन भारी बारिश में भी जो धरना है, जो आंदोलन है, वो लगातार चल रहा है। सरकार से भी वार्ता के लिए आज टीम भी जाने की संभावना है। बातचीत ऐसा हो रहा है जिसमें हो सकता है कि आज वार्ता के लिए दोनों जगहों से ये टीम जाए। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त को रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में प्रस्तावित ये यात्रा सुबह 7 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होगी। आयोजकों ने यात्रा के लिए रूट भी तय किया है, जिसमें यात्रा कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल, प्लाजा चौक, फिरालाल चौक होते हुए वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लौटेगी। हालांकि इस रूट को अभी प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली है। मंच की ओर से झारखंड के विद्यार्थियों के साथ आम लोगों से भी इस यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। मंच के प्रतिनिधि रविंद्र पासवान ने कहा कि तिरंगा यात्रा छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का संदेश देगी। साथ ही मंच ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भ्रामक बताया। तो लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है, आंदोलन जारी इन छात्रों का। आज 21वां दिन, भारी बारिश के बीच भी लगातार जो धरना है वो चल रहा है और खासतौर से तिरंगा यात्रा निकालने की जो बात है वो यहाँ सामने आई है। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से जो अनुमति है वो नहीं मिली है। लेकिन यहाँ देखना होगा किस तरीके से और भी जो लोग हैं, छात्रों को जिस तरीके से लगातार समर्थन मिलता नजर आ रहा है, कैसे और ज़्यादा संख्या में कल जो लोग हैं वो यहाँ शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से सीएम आवास की जो किलेबंदी जो है वो की गई थी। हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है, और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। इस बीच जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा सहित
टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, पैसा लेकर पद बेचने का आरोप भी यहां सामने आया है। इसकी सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन सीआईडी की जांच काफी नहीं है क्योंकि इसमें बड़े चेहरे शामिल हैं, इसलिए इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और वहीं झारखंड में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने 10 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई एफआईआर का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने झारखंड सरकार को बर्बरता की सरकार बताया और सवाल उठाया कि छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज क्यों किया गया है। हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए? साहब राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब। इन छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पे धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपने हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया और किसी का नाम नहीं दिया। उसका कारण ये है ना कि अब आप चुन चुन कर लोगों को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि साहब आप भी इसमें मौजूद थे। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये फिर से सरकार के बर्बर चेहरे को दिखाता है जब भोले भाले अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बदले में मिलता है हत्या के प्रयास का मुकदमा। तो बीजेपी सीधे तौर पर बर्बरता इसको बता रही है और तानाशाही लगातार देखने को मिल रही है झारखंड में। जिस तरीके से बीजेपी के यहाँ पर आरोप हैं, वहीं आज की अगर बात की जाए 21 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं और साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे 8 में से 4 छात्र अस्पताल में भी भर्ती हैं। इस बीच डॉक्टर्स की टीम ने धरनास्थल पर भूख हड़ताल कर रहे विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच की। धरनास्थल पर मौजूद जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फॉर्म के प्रतिनिधि से हमारे सहयोगी की बातचीत हुई। उन्होंने अज्ञात छात्रों पर एफआईआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कल रांची में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब 21वें दिन में पहुंच चुका है और कल 15 अगस्त को अब ये छात्र बृहद पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ छात्रों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। किस तरीके से अब छात्र अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे? कल जो है सो तिरंगा यात्रा है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, देश की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कल जो है सो तिरंगा यात्रा के माध्यम से झारखंड के संपूर्ण जिले के छात्र यहाँ एकजुट होंगे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से फिर हम लोग जो है सो ये अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना को हम लोग उजागर करेंगे और ये सरकार से अपील करेंगे कि अगर आज़ादी के दिन में भी छात्र नौजवान जो है सो सड़कों पर इस तरह जो है सो एकजुट हो रहे हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के, तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों पर गंभीर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इनकी मांगों पर गंभीर होगा, ऐसा ये आश्वस्त होकर चल रहे हैं। दूसरी बात, एक लगातार जो अब खबरें आ रही है, एफआईआर अज्ञात विद्यार्थियों पर किया जा रहा है जो 10 तारीख को मार्च आप लोगों ने निकाला, अब उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अगर प्रशासन के पास है, 10 अगस्त को लेकर के जो आंदोलन हुआ, प्रशासन अपने तरीके से काम करे, अज्ञात लोगों पर एफआईआर करे, लेकिन मैं इस जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप एफआईआर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये आप सुनिश्चित करना होगा कि इस एफआईआर में एक भी छात्र नहीं हो, चूँकि छात्र जो है सो अपने हक अधिकार के लिए वहाँ गए थे, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और बिल्कुल शांति संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। आप लोगों से जिस तरीके से सरकार की तरफ से अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके मंत्रियों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या लगता है कि छात्रों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या इनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह जो आपके प्रवक्ता है उनको ऐसे बयानबाजी से बचने बोलिए, चूँकि जो सो छात्र बिल्कुल विधि सम्मत संयमित होकर और बिल्कुल शांति संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इतनी शांति और संवैधानिक तरीके से आवाज़ बुलंद करने के बावजूद भी अगर हम सभी छात्रों को विचलित करने का काम अगर सरकार के प्रवक्ता कर रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग बहुत मजबूती से अड़िग हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री हमारे मांगों को पूरा करें। ये सपने तभी पूरे होंगे जब सरकार और ये व्यवस्थाएं जो है वो सुधरेगी, यहाँ पे रिफॉर्म होगा। ये सविता 11 दिन से भूख हड़ताल पर है, आप देखिए क्या हाल इनका हो रखा है, लेकिन ये टस से मस होने वाली नहीं है, आंदोलन इनका इसी तरीके से चलेगा। क्या सविता? क्या सर, ठीक है सर। तो देखिए अब सविता की स्थिति ये है कि अब वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन अपने आंदोलन को लेकर वो इसी तरीके से अडिग है, अपने हौसले के जरिए अडिग है कि अब इस बार सरकार से आर और पार की लड़ाई होगी और उसके बाद अपना हक वो लेकर ही रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।
तो रांची में छात्र आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। सीधा उनका कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन खत्म नहीं होगा। और किस तरीके से अब यहां पर जो मुलाकात या बातचीत की बात कही जा रही है, क्या उसमें महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लेते हैं हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार से। रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आज 21वां दिन हो चुका है, लेकिन क्या माना जाए, क्या आज बातचीत की कोई जो संभावना है वो जताई जा रही है और किस तरीके से क्या इसको सकारात्मक तौर पर देखा जाए, क्योंकि कल छात्र तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं और जिसमें शायद जो आम लोग हैं उनका भी समर्थन छात्रों को मिलता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर लगातार जो छात्र आंदोलन है वो अब उग्र भी होता जा रहा है और ये एक मास मूवमेंट भी बनने की ओर अग्रसर हो गया है। लगातार छात्रों की ओर से अब अपील की जा रही है कि कल जो तिरंगा यात्रा हो उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि छात्रों का इससे मनोबल बढ़ेगा और छात्रों की जो मांग है उसके जरिए तिरंगा यात्रा के जरिए सरकार पर दबाव बनेगी, क्योंकि आंदोलन का 21वां दिन हो गया है और छात्र की तरफ से जो अब एक संवादहीनता की स्थिति बन गई है वो अब लगातार पिछले 4-5 दिनों से जारी है। हालांकि सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ पहल आज सरकार की ओर से हो सकती है, बट अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं आया है। और छात्र प्रतिनिधि, चाहे वो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के जो विद्यार्थी हो वो हो या फिर देवेंद्रनाथ गुट के जो विद्यार्थी है वो, ये तमाम लोग अब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है कि सरकार बेवजह हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश ना करे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है और संविधान हमें जो अधिकार देता है उसके जरिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है। तो सरकार जो इस आंदोलन को तोड़ने और बांटने की कोशिश कर रही है वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी और छात्र जो है वो अडिग है और उनके हौसले भी अडिग है और वो इसी तरीके से आंदोलन को बढ़ाएंगे। और कल जो तिरंगा यात्रा होगा वो जो विधानसभा घेराव 10 तारीख को था उससे भी बड़ा तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार को ये लोग एक संदेश देंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और देशभक्ति के जज्बे का भी परिचय कल विद्यार्थियों की ओर से दिया जाएगा। आपने लगातार देखा है कि झारखंड में जो ये आंदोलन पिछले 21 दिनों से चल रहा है इसने कई तरह के मैसेज दिए हैं। छात्रों ने ये दिखाया है कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। इन तमाम सिद्धांतों के साथ रहते हुए छात्रों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। उसके बाद जो 10 तारीख को जो मार्च हुआ था उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई शाम होते होते हुई है उसने छात्रों का जो हौसले है उसको तो वो नहीं तोड़ पाया, लेकिन उनमें आक्रोश जरूर पैदा कर दिया है। और जो कल से एफआईआर की गतिविधियां शुरू हो गई है, 500 से 600 विद्यार्थियों पर कहा जा रहा है कि एफआईआर किया गया है अज्ञात रूप से, तो इसको लेकर छात्रों में अब आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। और लगता है कि कल जो 15 अगस्त का दिन होगा जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उस तिरंगा यात्रा में छात्रों का आक्रोश भी दिखेगा और छात्रों का हुजूम और जनसैलाब भी रांची के सड़कों पर दिखेगा। बिल्कुल दिवाकर, ये आक्रोश उस सिस्टम के खिलाफ है जो कि कहीं ना कहीं छात्रों का आरोप है जिस तरीके से जो धांधली हो रही है परीक्षाओं में, भर्ती में, तमाम उस बात को लेकर आक्रोश है और वो लगातार छात्र कह रहे हैं। लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है, 21 दिन हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद की अगर बात की जाए, आगे की रणनीति की बात की जाए, इस तरह की जो खबरें हैं वो भी सामने आई थी कि सीएम आवास का घेराव होगा, उसके बाद सीएम आवास की किलेबंदी भी जो है वो देखने को मिली थी। क्या इसको लेकर भी जो कुछ स्पष्टीकरण है वहां से दिया गया है? निश्चित तौर पर कल छात्र नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि फिलहाल हम लोग का सीएम आवास की घेराव की कोई तैयारी नहीं है। और उसके तुरंत बाद रात 10 से 11 बजे के आसपास जो सीएम आवास के आसपास जो एक किले जैसी घेराबंदी की गई थी, छावनी में उसे तब्दील कर दिया गया था, वो घेराबंदी को हटा लिया गया, क्योंकि उसकी वजह से जो आसपास के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेंज में लोगों को आवाजाही में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और पिछले 2 दिनों से जो रांची शहर में एक तरीके से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, जिस तरह से ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया था इस घेराबंदी की वजह से, तो उसको कल एकाएक रात में हटाया गया और उसके बाद आज से व्यवस्थाएं थोड़ी नॉर्मल हुई है। लेकिन छात्रों का जो आक्रोश है वो अब निकल रहा है। आप लगातार बाइट्स में सुन रहे थे किस तरीके से छात्र जो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बात करते थे वो अब लगता है कि उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है, क्योंकि आंदोलन 21वें दिन में पहुंच गया है और वो अब हर रोज छात्र अपने आंदोलन को जो है गति देने के लिए हर रोज नई रणनीति भी बना रहे हैं। मास लेवल पर जो भूख हड़ताल की है वो अब चर्चाएं इनमें शुरू हो गई है। जब सुबह मैं कुछ छात्र नेताओं से बात कर रहा था, कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था, तो वो अब कह रहे हैं कि चूंकि अब सिर्फ 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें 4 की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल चले गए, तो अब हम लोग मास लेवल पर जो है वो हंगर स्ट्राइक करेंगे और सरकार को ये चेतावनी देने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो भी
दंडात्मक कार्रवाई कर ले, जो भी आंदोलन को दबाने का प्रयास करे, लेकिन जो छात्रों के हौसले हैं वो कम नहीं होंगे और ये रणनीति के तहत ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा जब तक सरकार उनकी पूरी 100% मांगों को पूरा नहीं कर देती है। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन ऐसे में खासतौर से न सिर्फ छात्रों की जो मांग निकल कर आ रही है, बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है और हमने भी जो बाइट है उसमें भी सुना जो बर्बरता इसको कहा जा रहा है, सरकार की तानाशाही कहा जा रहा है, क्या इसको लेकर भी अभी तक कोई जो प्रतिक्रिया है सोरेन सरकार की तरफ से निकलती हुई आई है? देखिए, सोरेन सरकार की तरफ से तो डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कांग्रेस के मंत्री ने किया। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की ओर से जो सफाई इस मामले पर आई है, उसके बाद छात्र और आक्रोशित हो गए कि वो छात्रों की बांटने का प्रयास ना करें। आपने जिस तरीके से आंदोलन में कहा कि यहाँ पे छात्र प्रतिनिधि के तौर पर छात्र नहीं आए बल्कि नेता पहुंच गए और लोगों ने इसको भटकाने की कोशिश किया, उसका बाकायदा खंडन किया गया। छात्र के जो प्रतिनिधि थे, जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच जो इन लोगों ने बनाया है, जिसके जरिए ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उन तमाम लोगों ने निकलकर इसका खंडन किया कि सरकार जो है वो डबल गेम की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के लोग बाहर कुछ बोलते हैं, मंच पर आकर कुछ बोलते हैं, तो इस तरह की राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। छात्रों के साथ अगर आपको खड़ा होना है तो छात्रों का आप मनोबल बढ़ाइए और मंच पर आकर उनका साथ दीजिए। इस तरीके से आप डबल गेम नहीं कर सकते कि ये पुलिस एफआईआर कर रही है, उस दिन लाठी डंडे बरसते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो तमाम तरह की चीजें झारखंड में देखने को मिल रही है, उससे अब कहीं ना कहीं राजनीति में भी अब जो कह सकते हैं उबाल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब लगातार हमलावर है और वो पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है और पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी खुलकर बोल रही है कि ये छात्रों को दबाने और उनको प्रताड़ित करने का प्रयास हो रहा है। जी बिल्कुल, छात्रों का आंदोलन और तेज होता नजर आता है, मुखर होता नजर आता है। दूसरी तरफ सियासी हलचल भी यहाँ फिलहाल बढ़ती हुई नजर आती है और आगे देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर अब निकलता हुआ नजर आएगा, आगे की जो रणनीति रहेगी इन छात्रों की भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से झारखंड में छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है, आगे की जो रणनीति है छात्र बता रहे हैं कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और देखना होगा कि क्या किसी तरह की जो बातचीत है वो सोरेन सरकार के साथ इन छात्रों की हो पाती है या नहीं। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। अब आइए बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर पीपलकोटी में टीएचडीसी की विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में बड़ा हादसा हो गया। पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की जल विद्युत परियोजना की टनल में भूस्खलन और जमीन धंसने के बाद मलबा और पानी भर गया था। हादसे के वक्त टनल के अंदर 22 मजदूर मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 19 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 7 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज गोपेश्वर जिला अस्पताल में चल रहा है। 3 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें टनल के अंदर फंसे 3 मजदूरों की तलाश में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान का उन्होंने जायजा लिया और पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं इन 3 तस्वीरों के जरिए भी राहत टीमें लगातार घटनास्थल पर हैं। सीएम धामी भी वहां पहुंचे और किस तरीके से अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। 3 मजदूरों को खोजा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी हालातों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 लोगों को छोड़कर सभी को निकाल लिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्था की गई है। 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से
3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर नया बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। NDRF भी है, STRF भी है, ITBP के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। तो लगातार राहत और बचाव अभियान जो है वो जारी है। तमाम एजेंसियां जो हैं वो इस प्रयास में जुटी हुई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से तमाम एजेंसियां जो हैं राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं, क्या अभी तक ताज़ा जानकारी मिल पाई है? 3 मजदूर जो हैं जिनको बचाने का जो प्रयास है लगातार किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देर रात एक घटना हुई थी और उसके बाद से लगातार युद्ध स्तर पर हर जो संसाधन थे वो सारे इस रेस्क्यू में झोंक दिए थे। और आज सुबह से ही ये लगातार रेस्क्यू जारी रहा। NDRF, SDRF, ITBP और लोकल जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो लगातार मौके पे बनी हुई है। अब तक 19 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई थी। और जो 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जो टनल के अंदर जहाँ पे 1600 मीटर पे ये घटना हुई थी, उस घटना के जहाँ पे ये जगह है, ये 1600 मीटर पे टनल के अंदर, वो उस तरह की जो जहाँ पे स्थितियां हैं वो बहुत खतरनाक स्थिति वहाँ पे बनी हुई हैं। लगभग 7 से 8 फीट का जो मलबा और दलदल जो वहाँ पे है, उसके बीच उन तीनों मजदूरों को खोजना रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हर संभव प्रयास, हर तकनीक को वहाँ पे झोंका जा रहा है ताकि शीघ्र उन तीनों मजदूरों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी टनल के अंदर आपदा सचिव और जिला प्रशासन की टीम, रेस्क्यू टीम, कंपनी प्रबंधन के साथ वहाँ पे निरीक्षण मौके पे पहुंची थी और उन्होंने रेस्क्यू टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे वार्ता की और उनको दिलासा दिलाया कि पूरी सरकार इसके रेस्क्यू टीम में खड़ी है और किसी भी तरह की अगर कोई जरूरत सरकार की तरफ से या अन्य कहीं पे कोई चीजें चाहिए होती तो एट ए टाइम आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन कंपनी प्रबंधन का कहना है कि जैसी परिस्थितियां जो लगातार पानी और दलदल वहाँ पे आए जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे मशीनों से साफ किया जा रहा है, तो वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दलदल के पानी और जो लगातार बढ़ रहा है उससे रेस्क्यू टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्या जो जिस तरीके से मौसम की जो विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक बड़ा कारण है कि देरी हो रही है? राहत बचाव कार्य में लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या उसी वजह से किसी तरह का अवरोध नजर आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तब भी हमने देखा था किस तरीके से जो मौसम है वो खराब बना हुआ था वहां पर। अब बिल्कुल चमोली की अगर मौसम की बात करें तो चमोली में लगातार सुबह से ही बारिश है और इस बारिश के बीच भी पूरा रेस्क्यू अभियान कहीं तो भी थमा नहीं है, हर संभव प्रयास जारी है। लेकिन जो घटना का जो स्थल है वहाँ पे भी जानकारी मिल रही है कि लगातार जो मलबा जो कल रात को जहाँ पे एक ब्लास्ट टाइप का टनल के अंदर हुआ था, जिसके बाद वहाँ पे मशीनें जो थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो कार्मिक थे वहाँ पे काम करने वाले, वो सारे सबकी जान खतरे में आ गई थी। और जो मलबा इस समय वहाँ पे है, उस मलबे के बीच जो लापता जो श्रमिक हैं, जो 3 लोग हैं, उन्हें खोजना बहुत बड़ी एक चुनौती पूरी हमारी सिस्टम को, इस रेस्क्यू टीम के सामने होगी। जान जोखिम में डालकर हमारी रेस्क्यू टीमें देर शाम से लगी हुई हैं, लेकिन जो हालात हैं वो कहीं भी रेस्क्यू टीम के साथ देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो किस तरह के इन हालातों से पार पाने के लिए जो पंपिंग मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, वहाँ से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो सारी चीजें प्रकृति के इस स्वरूप के सामने नाकाफी दिख रही हैं। लेकिन जो कंपनी प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम सारे जितनी तकनीक है उन सारी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और शीघ्र ही उन 3 लोगों को यहाँ पे खोज कर निकाला जाएगा। जी सुरेंद्र, बिल्कुल काफ़ी मुश्किल हालात जिसमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तस्वीरों में भी हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब सीएम वहाँ पहुँचे थे, जो अभी जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके बारे में किस तरह की जानकारी मिली, या जो पीड़ित हैं उनके परिवार वालों से भी उनकी कुछ बातचीत हुई? क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे पीड़ित थे उन सभी के परिजन यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि ये जो लोकल जो लोग थे, इसमें चमोली और टिहरी के
2 लड़के इसमें बताए जा रहे हैं जो अभी तक इस पूरी घटना में थे। लेकिन अन्य जो श्रमिक हैं वो सभी छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य प्रदेशों के हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे जो परिजनों का अभी तक यहाँ पे पहुँचना, क्योंकि काफी दूर से अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, तो वो अभी, लेकिन जो स्थानीय जो परिजन हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। जो उनके साथी थे जो साथ में काम करते थे वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कंपनी के जो प्रबंधन के जो लोग हैं जिनके सुपरविजन में वो लोग काम करते थे, वो सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन हालात जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जो 3 मिसिंग जो मजदूर हैं उनको निकालना रह गया है। जिलाधिकारी चमोली देर शाम से लगातार मौके पे बने हुए हैं और रेस्क्यू टीमों के साथ लगातार वार्तालाप कर रहे हैं कि किस तरह के हर अपडेट के साथ मुख्यमंत्री लगातार इसमें बने हुए हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इसमें लगातार बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती उन 3 मजदूरों को निकालना बन गया है। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम चुनौती। लेकिन ऐसे में 3 मजदूर जो फंसे हुए हैं, देखना होगा कितनी जल्दी और किस तरीके से, सुरक्षित तरीके से उन तीनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा पाएगा। राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। तमाम एजेंसियां वहां पर जुटी हुई हैं कि कैसे भी जो 3 और मजदूर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब इसके साथ ही मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स द्वारा इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषा के संस्करण प्रसारित करेगा। प्रधानमंत्री की विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी पर अशोभनीय भाषा और राजनीति की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जनता ने जिन्हें 3 बार नकारा, अब वे गाली गलौज पर उतर आए हैं। राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। जिस तरह की अशोभनीय भाषा का यहाँ इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है और तीखी प्रतिक्रियाएं निकलती हुई यहाँ पर आ रही हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 में, जम्मू कश्मीर के 51, पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदक भी प्रदान किए गए हैं। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 और सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। नलसार हैदराबाद के छात्रों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीजीआई ने बार काउंसिल के रुख को बिल्कुल गलत बताते हुए कहा कि ये स्टूडेंट्स और उनके बीच का मामला है। साथ ही पूछा कि इस मुद्दे को उठाने वाले बीसीआई कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि अपने छात्र जीवन में वह भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में सक्रिय रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर छात्र गलत भी हैं तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है और बीसीआई
इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दरअसल बीसीआई ने नलसार छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं करने को कहा था। ये कार्रवाई सीजीआई के दीक्षांत समारोह में छात्रों की भागीदारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद की गई थी। हालांकि कुछ घंटों बाद सर्कुलर को वापस ले लिया गया था। और आइए मिड डे प्राइम में बात करते हैं आज के दिन को लेकर। देश भर में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों नागरिकों के संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था। इस त्रासदी में लगभग 1 से 2 करोड़ लोग बेघर हुए थे और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज का दिन समाज से भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने की प्रेरणा देता है। इसका मकसद राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करना है। देशवासियों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इसका उद्देश्य ये बताना कि किस तरीके से तमाम लोग जिन्होंने इस दंश को झेला और उसके साथ साथ कितने लोग जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई, उनको याद किया जाए स्मृति दिवस के रूप में। प्रधानमंत्री की एक ये महत्वपूर्ण पहल, जिसके बाद हमने देखा था किस तरीके से करोड़ों लोगों का जीवन बदलता हुआ नजर आया था और आज उसी को याद किया जा रहा है। 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के जरिए 1947 के बंटवारे में जान गंवाने और अपने घर बार से उजड़ने वाले लोगों को याद कर रहा है। विभाजन का असर पंजाब के साथ साथ बंगाल पर भी बेहद गहरा पड़ा था। 1947 में बंगाल के बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जबकि पश्चिम बंगाल भारत में रहा। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल पहुंचे। सांप्रदायिक तनाव, असुरक्षा और बदलते हालात के बीच लाखों लोगों को अपना घर, जमीन और पुश्तैनी ठिकाना छोड़ना पड़ा। खास बात यह रही कि बंगाल में विस्थापन की प्रक्रिया 1947 के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि कई वर्षों तक जारी रही। इन विस्थापितों ने राहत शिविर और शरणार्थी कॉलोनियों से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की और आगे चलकर पश्चिम बंगाल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का अहम हिस्सा बने। बंगाल के विभाजन की कहानी सिर्फ विस्थापन और पीड़ा की नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद नए सिरे से जिंदगी खड़ी करने की भी कहानी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी इतिहास, उन परिवारों की पीड़ा और उनके संघर्ष को याद करने का अवसर है। और आइए इस दिवस पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने विभाजन की त्रासदी में अपना जीवन, घर और अपनों को खोया। देखिए इस अवसर पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से, विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को 1947 के बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सभी जान गंवाने वालों को याद किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर
हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। ये इतिहास का वह दौर था जिसने कई जिंदगियों को झकझोर दिया। परिवार उजड़ गए, अपनों को खोना पड़ा और लोगों ने अपार पीड़ा सही। इसके बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शून्य से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, कठिन परिस्थितियों को उपलब्धियों में बदला और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन, संघर्ष और उपलब्धियां मानव आत्मा की शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती हैं। आइए इस दिन हम अपने देश में सद्भाव, भाईचारे और एकता को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करें तथा मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पटवारी की विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के इतिहास और गुलामी के कारणों पर अपनी उन्होंने बात रखी। सीएम योगी ने कहा कि भारत कभी शक्ति, ज्ञान और वैभव के मामले में दुनिया से पीछे नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद देश को लंबे समय तक गुलामी का सामना करना पड़ा। विभाजन की त्रासदी उसी दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराती है। यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, यह इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। ये दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग 1947 में चुप थे, उस समय भी उनकी नजर सिर्फ सत्ता पर थी। आज भी ऐसे ही लोगों की सोच वही है। जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। और आइए मीडिया प्राइम में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले दुनिया भर में तिरंगे की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका के कई राज्यों और शहरों ने 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे घोषित किया है। वॉशिंगटन, नेब्रास्का, सिएटल, बेलव्यू और केंट में भारत की आज़ादी के जश्न को लेकर विशेष घोषणाएं की गई हैं। शिकागो, न्यूयॉर्क और अटलांटा में भारतीय मिशन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हर घर तिरंगा हैशटैग अभियान के जरिए प्रवासी भारतीयों को जोड़ रहे हैं। वहीं बर्लिन और अंकारा समेत कई देशों में भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। बात करते हैं बिहार की, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने गृह जिले मुंगेर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बड़ी संख्या में आम लोग और स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर वो यात्रा में शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक तक करीब 2 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह देशभक्ति गीत बजते रहे और राष्ट्रीय ध्वज लहराते नजर आए। यात्रा के दौरान आम नागरिकों ने फूलों की बारिश की। तिरंगा यात्रा से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महान चित्रकार नंदलाल बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले नियंत्रण रेखा के पास हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। लगातार आप देख सकते हैं देश भर में किस तरीके से तिरंगा अभियान जो है नजर आ रहा है, हर घर तिरंगा अभियान। और उसी कड़ी में पुंछ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलओसी के नज़दीक
स्कूली छात्रों ने, आप देख सकते हैं किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली और देश भर से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। अलग अलग हिस्सों से देश के एक उत्साह नजर आता है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर और बढ़ चढ़कर हर कोई इसमें अपनी उसकी भागीदारी जो है, योगदान जो है देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कठुआ की भी अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले कठुआ पुलिस और सिविल प्रशासन की ओर से एक भव्य तिरंगा रैली यहां आयोजित की गई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। बड़ी संख्या में लोग हमने देखा किस तरीके से हाथों में तिरंगा लिए हुए यहां पर नजर आए, इस यात्रा में शामिल हुए, रैली में शामिल हुए और देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जो हैं वो भी काफ़ी जोर शोर से चल रही हैं। प्रसार भारती ने भी लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण की पूरी तैयारी की है। लोगों के अनुभव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सारी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए। देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीक के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रसारण की तैयारियों का जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाएं। देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके, इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। प्रसारण के लिए 4K कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए करीब 50 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस बार दर्शक और श्रोता उच्च गुणवत्ता के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। हाई डेफिनेशन में दूरदर्शन पे, रेडियो पे इसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट और साथ में 4K पर स्ट्रीमिंग और वेव्स OTT पर इस कार्यक्रम को सभी लोग देख सकते हैं। और इस बार हमने कुछ नए कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नई कैमरा लोकेशंस इंट्रोड्यूस की हैं। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह की पूरी गरिमा के साथ हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर के ऑडियंसेस तक आ सकेंगे। दूरदर्शन का हमेशा से प्रयास होता है कि देश के राष्ट्रीय महत्व के सभी पर्वों समेत सभी अहम कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ देशवासियों तक पहुंचाया जा सके। 15 अगस्त के पर्व का भव्य प्रसारण भी इसी का हिस्सा है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अगली खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आम जनता कानूनों तक उनकी पहुंच को आसान और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में नए इंडिया कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, विधायी विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव मणि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनों को सभी नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध और समझने योग्य बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से कानून तक लोगों की पहुंच को और मजबूत किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं खेलों की खबर की। जी हाँ, अगर बात की जाए स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है ये आपको बता देते हैं। और इसी में क्रिकेट की अगर बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से कॉल में खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की तेज गेंदबाजों पर खास नजर रहेगी। इस दौर के लिए चुनी गई टीम को देखें तो भारत के पेस अटैक के पास ज़्यादा अनुभव नहीं है।
मोहम्मद सिराज के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी टीम में शामिल हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के पास 7 टेस्ट का अनुभव है, जबकि गुरनूर और आकिब को अभी टेस्ट डेब्यू करना है। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल ने पेस अटैक को साफ संदेश दिया है। छोटे और आक्रामक स्पेल, पिच पर तेज हिट और क्रीज का बेहतर इस्तेमाल। श्रीलंका में इस्तेमाल होने वाली कुकुरा गेंद जल्दी नरम पड़ सकती है। ऐसे में नई गेंद से ज़्यादा फायदा उठाना ज़रूरी होगा। कॉल में मैच आगे बढ़ने के साथ रिवर्स स्विंग भी बड़ा हथियार बन सकती है। मॉकल को खुद श्रीलंका में गेंदबाजी का अच्छा अनुभव है। आपको बता दें, भारत ने नाइजीरिया के अगस्त में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भारतीय तलवारबाजों ने अंडर 23 और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 35 पदक जीते। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर भारत ने विल्किंसन स्वाट ट्रॉफी भी जीती। ये ट्रॉफी पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को राष्ट्रमंडल तलवारबाजी महासंघ द्वारा दी जाती है। और डॉर्बिन में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत स्थिति में है। ताज़ा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 350 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश की ओर से तंजीद हसन ने ऐतिहासिक शतक लगाया। वे ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज हैं। इससे पहले मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रन पर समेट दिया था। हसन महमूद ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। डार्विन में 22 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। क्या है वो सब